नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री लेसन फर्स्ट का आगे का भाग। तो चलो पढ़ते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, ये बुक किताब में बता रहे हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक एक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये देखिए, ये इसका चित्र है। आगे पढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, ये इम्पोर्टेंट है, धार्मिक मान्यता व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके। ये देखिए, ये पढ़ते हैं। लगभग 2250 वर्ष पूर्व पुराना ये अभिलेख, ये जो इसमें ये दिख रहा है, जो ये देखिए, यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हमें अध्याय 7 में पढ़ने को मिलेगा। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपि तथा भाषाओं में लिखा गया है। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियाँ, ये देखिए, का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अतीत एक या अनेक। हमारे अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, बहुत अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाज का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के
संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। शहरों में लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालन जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से मानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईस्वी पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। और तिथियों के बारे में देखते हैं अपन। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का प्रयोग हम बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के B और P अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।